क्या कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट हैं जो लोगों को जनरली रिकमेंडेड हैं कि ये करा लिए जाए? इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लाल और नीली रेखाएं हार्ट के सरफेस पे देख रहे होते हैं, परंतु यदि 6 घंटे के अंदर अंदर यदि हम उस बंद आर्टरी को खोल पाने में सक्षम होते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। बाईपास के लिए मरीज साधारणतः 50 साल से बड़ी उम्र के लोग आते थे। चलते फिरते नाचते गाते जब हम तस्वीरें देखते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आ गया, चल रहे थे गिर पड़े, तब जाकर लोग दिल की फैंटेसी से निकलकर असल में अपने दिल की चिंता करने लगते हैं। वो वीडियोस उन्हें परेशान करने लगते हैं। लेकिन आपका दिल असल में चीज़ क्या है, उसका ख्याल आपको रखना कैसे है, और कब सर्जरी की टेबल पर पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है कि आप उसे रोक पाएं, वो हालत क्या कहलाती है, ये सब आज हम आपको समझाएंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर शिव कुमार चौधरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एडल्ट कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में, और आप फिट रहे इंडिया में मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम है पूजा। नमस्कार डॉक्टर साहब। हम अक्सर देखते हैं दिल की एक रोमांटिक आकृति और दिल से जुड़ी हुई तमाम शेरो शायरी, लेकिन असल में जो एक इंसान का दिल होता है उसमें कौन सा हिस्सा किस तरह से उसका ख्याल रखा जाता है, कौन सा हिस्सा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हम मॉडल के ज़रिए लोगों को समझा सकें? मैं आपको बहुत ही बेसिक रूप से हार्ट के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। नॉर्मल आदमी का हार्ट मेरी मुट्ठी के साइज का होता है, ये करीब करीब उतनी साइज का होता है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये समझाने के लिए थोड़े बड़े आकार का बनाया गया है। इसमें आप यदि ये देखें, जो ऊपर की तरफ जो ये दिख रही हैं नीली और लाल वेसल्स हैं, आर्टरीज, ये हार्ट से निकलती हैं और पूरे के पूरे शरीर को और लंग्स को खून सप्लाई करते हैं। यदि हम इसके अंदर देखें तो इन आर्टरीज के ओरिजिन पर वाल्व्स लगे होते हैं, जिनका काम एक एक डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को मेंटेन करना होता है। बाकी जिन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं वो हार्ट चैम्बर की बात करते हैं। ये हार्ट के पंपिंग चैम्बर्स होते हैं। ये राइट साइड का राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये ब्लड को लंग्स में और पूरे शरीर में भेजते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लाल और नीली रेखाएं हार्ट के सरफेस पे देख रहे होते हैं, ये कॉर्नरी आर्टरी और कॉर्नरी वेन्स हैं। कॉर्नरी आर्टरी आज के ज़माने में यदि जो हम चर्चा करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यही हमारी ज़िंदगी डिसाइड करती है और यही बीमारियों में सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होती है। कॉर्नरी आर्टरी एओर्टा से निकलकर बाकी पूरे के पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। यदि इसमें रुकावट आएगी कहीं भी तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और हार्ट का फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा। तो जो हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत लोग जो जंक फूड बहुत खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें वो फैट डिपोजिशन हो जाता है, क्या वो इन्हीं आर्टरीज में डिपॉजिट होता है? इन्हीं आर्टरी में, क्योंकि ये हमारी सप्लाई लाइन है, हार्ट की सप्लाई लाइन है। तो यदि जंक फूड है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में रेस्ट नहीं है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उनकी ज़िंदगी में उनकी कॉर्नरी आर्टरीज में अंदर की तरफ एक चौकी मटेरियल जमा हो जाता है जो धीरे धीरे बढ़कर उस आर्टरी को रोकने लगता है और इस प्रक्रिया में हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। जी, तो इसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं। जी, इसी को हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लॉकेज कहते हैं। तो जब इन आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ने लग जाती है, क्या उसी के बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि इंसान को हार्ट अटैक आने का खतरा है या हार्ट फेल होने का खतरा है? 2 प्रकार से इन आर्टरीज का ब्लॉक मैनिफेस्ट करता है। कुछ ब्लॉकेज इस प्रकार के होते हैं कि वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। ऐसे मरीज साधारणतः एंजाइना करके प्रेजेंट करते हैं। एंजाइना वो होता है कि जिसमें मरीज को कोई क्रियाकलाप करने पे, चलने फिरने पे, एक्सरसाइज करने पर छाती में दर्द होता है, जो ये कॉमनेस्ट तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। तो उन मरीजों में जिनमें ब्लॉक धीरे धीरे करके बढ़ता है, उन मरीजों में जिसमें ब्लॉक सडनली बढ़ा और एकदम से पूरी आर्टरी बंद हो गई, उस हिस्से की हार्ट की ब्लड सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है और ऐसे मरीज हार्ट अटैक करके प्रेजेंट करते हैं, जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, पसीना आता है, कभी कभी मरीज की डेथ भी हो जाती है। तो आम तौर पर हम देखें अगर, तो ये जो आर्टरीज हैं इसमें ब्लॉकेज धीरे धीरे ही होती होगी? अचानक किसी को ब्लॉक हो गया ऐसा होता है, उससे पहले कुछ साइन सिम्टम्स हैं? इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होती है, पर कुछ मरीजों में मान लीजिए कि आर्टरी जैसे 50% तक बंद है और सडनली किसी कारण से
उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई या वो प्लाक रप्चर हो गया तो उसके अंदर खून का थक्का जम जाता है और उस कंडीशन में आर्टरी पूरी की पूरी 100% बंद हो जाती है और मरीज हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करता है। हार्ट अटैक होने पर आमतौर पर हम ये माने कि मरीज के पास बिल्कुल वक्त नहीं होता या कुछ ऐसा वक्त है जिसमें वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उसकी जान बच सकती है? नहीं, आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक पूरी तरह 100% फैटल हो। यदि वक्त रहते इलाज किया जाए तो हार्ट अटैक का असर पूरी तरह से ख़त्म भी किया जा सकता है और बहुत अच्छे सर्वाइवल और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। कितने समय में उसको हॉस्पिटल या पहली मेडिकल एड तक पहुंचना ज़रूरी है? वो वक्त डिपेंड करता है कि किस सीवियरिटी का हार्ट अटैक है, पर यदि हम एक एवरेज दर्जे की सीवियरिटी का हार्ट अटैक देखें तो यदि मरीज बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी ही ज़्यादा रिकवरी होगी, परंतु यदि 6 घंटे के अंदर अंदर यदि हम उस बंद आर्टरी को खोल पाने में सक्षम होते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स हों, दिल की बीमारी के मरीज़ हों, ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि स्टेंट्स लगाए जाते हैं और बीमारी को टाला जाता है, जो ज़िंदगी होती है उसको बेहतर किया जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यानी CABG की ज़रूरत पड़ती है। आम भाषा में लोग इसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बाईपास सर्जरी है अब हम देखते हैं धीरे धीरे कम हो गई है, पहले ज़्यादा होती थी। फिर भी अभी वो कौन सी कैटेगरी के मरीज़ हैं जिन्हें बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए? ये कहना गलत होगा कि बाईपास सर्जरी के मरीजों का नंबर कम हुआ है। हाँ, अनुपात जरूर कम हुआ है। सर्जरी के स्टेंट्स के कंपैरिजन में सर्जरी के नंबर अब कम हो गए, बट यदि एब्सोल्यूट नंबर्स में हम देखें तो बाईपास सर्जरी के भी नंबर बढ़े हैं, क्योंकि समाज में इतने ज़्यादा लोगों में ये बीमारी डिटेक्ट हो रही है, डायग्नोज हो रही है, तो अल्टीमेटली नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो जो ये सवाल है कि किन मरीजों में बाईपास सर्जरी बेहतर रिजल्ट दे सकती है, उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं। डायबिटिक पेशेंट खास करके वो मरीज जिनका हार्ट थोड़ा कमज़ोर है, उन मरीजों में सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। यदि आर्टरी, जो बड़ी आर्टरी हैं, इनमें इनकी शुरुआती भाग में ओरिजिन जिसको हम कहते हैं ऑस्टियल लीजन कहते हैं, उनमें यदि रुकावट है, उस कंडीशन में भी आर्टरी बाईपास सर्जरी के रिजल्ट अच्छे रहते हैं। और फिर यदि यंग पेशेंट है जिनको लंबे समय तक के लिए जीना है, उनमें आज के ज़माने की टेक्निक से बाईपास सर्जरी करी जाए तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाईपास सर्जरी करने के बाद आमतौर पर मरीज़ को लगता है कि अब ज़िंदगी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते। आज की तारीख में आप बाईपास सर्जरी किए हुए मरीज़ का किस तरह का प्रोग्नोसिस देखते हैं? आने वाली ज़िंदगी कैसी रहती है? नहीं, ये सोचना कि बाईपास सर्जरी हो गई है तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो गलत है। मरीज़ की कंडीशन के लिए मुख्य रूप से उसके हार्ट का फंक्शन जिम्मेदार है। यदि बाईपास सर्जरी के वक्त मरीज का हार्ट का फंक्शन ठीक है या उसके बाद और इम्प्रूव हो गया है, तो ऐसे मरीजों में किसी प्रकार की एक्टिविटी की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। कुछ मरीज जिनका हार्ट का फंक्शन बाईपास सर्जरी से पहले ही काफ़ी कम हो चुका है, उन मरीजों में हाँ हम उनको सलाह ज़रूर देते हैं कि लिमिटेड एक्टिविटी का पालन करें, पर अन्यथा बिना ऑपरेशन के जो स्थिति रहती मरीज की, ऑपरेशन के बाद वो स्थिति उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। बाईपास सर्जरी के बाद के जो मरीज़ होते हैं, क्या उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी सामान्य आदमी के ब्लड प्रेशर की तरह मापा जाना चाहिए या उनके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं? नहीं, एज फार एज ब्लड प्रेशर का जो कंसर्न है, मामला है, उसमें बाईपास के होने और नहीं होने में ज़्यादा फर्क नहीं है। पर बाईपास सर्जरी हमें ये बताता है कि इस मरीज में हार्ट की बीमारी है ऑलरेडी, मतलब जो ये प्रूव हो चुका है कि उसकी बीमारी है, तो इसलिए इन मरीजों में हम ज़्यादा केयरफुली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। लेकिन वो लेवल सामान्य लेवल जितने आम व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर के लेवल जरूरी हैं, उतने ही इन मरीजों के लिए भी लेवल जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक आम लोगों का एक सवाल होता है कि हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं आमतौर पर उसी तरह का इलाज हमें बताया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो स्टेंट ही लगाया जाएगा, या फिर सर्जन के पास गए तो उसका काम है सर्जरी करना, इसलिए वो सर्जरी ही करेंगे।
ये डिसीजन कैसे लिया जाए मरीज़ के स्तर पर भी और डॉक्टर के स्तर पर भी कि किसे स्टेंट लगाने की ज़रूरत है, किसका इलाज सिर्फ दवाओं से हो सकता है और किसको अब सर्जरी की टेबल पर जाना है? एक तो इस मिथ को मैं दूर करना चाहूँगा कि इंटरवेंशन करने वाले स्टेंट ही एडवाइज करेंगे और सर्जन सिर्फ बाईपास ऑपरेशन एडवाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मरीज को एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से टीम के रूप में देखा जाता है, जिसमें इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एंड सर्जन और मरीज सब मिलकर एक साथ डिसीजन लेते हैं और मरीज के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया जाता है। हाँ, कुछ लोगों के कारण ये अब धारणा बन गई है कि जो है लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से एडवाइज करते हैं, पर ये पूर्णतः सही नहीं है। जहाँ तक मरीज को डिसीजन लेने की बात है, यदि स्टेंट का नंबर कम होता है तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो यदि किसी कंडीशन में 2 स्टेंट तक 2 ब्लॉक आते हैं जो कि स्टेंट से ठीक होते हैं, तो मेरे ख्याल से मरीज को उसमें हिचकना नहीं चाहिए। परंतु यदि उनको एडवाइस किए जाते हैं कि 3 या 4 स्टेंट होंगी, तो हाँ, उस कंडीशन में एक सर्जन के साथ कंसल्ट कर लेना मैं समझता हूँ कि मरीज के लिए मदद करेगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के, दिल की बीमारियों के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। जो वीडियोस सामने आते हैं कि चलते फिरते कोई गिर गया, डांस करते हुए गिर गया, ये इंसिडेंट्स क्या हाल ही में वीडियोस सामने आए हैं इसलिए लोगों को ज़्यादा दिख रहे हैं या ये वाकई बढ़े हैं? कारण दोनों हैं। हार्ट की बीमारी हमारे सोसाइटी में एक्सपोनेंशियली बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, तो उसके कारण से हार्ट की बीमारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अभी जिन हार्ट की बीमारियों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में करीब 27% डेथ के लिए जिम्मेदार हैं। इस समय जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं वो हिंदुस्तान में नंबर 1 कॉज हैं डेथ के, सबसे प्रमुख कारणों में कारण हैं। और एक अनुमान के हिसाब से अभी करीब 10 करोड़ लोगों में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की बीमारी है। तो बीमारी तो है और ये लंबे समय से ये पैटर्न चला आ रहा है, धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन टोटल पूल जो है बीमार लोगों का वो भी बढ़ रहा है। तो बीमारी अपनी जगह है। जो सडन डेथ का जो आजकल हम देखते हैं, इसमें दोनों जिम्मेदार है। हाँ, कुछ कारणों से इनकी सडन डेथ में भी बढ़ोतरी हुई है और कुछ अब कोई भी एक भी यदि कुछ ऐसा केस होता है तो वो हर व्यक्ति तक फ़ोन के माध्यम से पहुंच जाता है। इसलिए भी हम उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस और अवेयर हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, एक इंसान जो यंग है, 35 साल का है, जिम जाता है, या कोई लड़की है, यंग है, डांसर है, उसको अक्सर ये लगता है कि मैं तो फिट हूँ क्योंकि मैं सब कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो क्या कुछ इंडिकेशन ऐसे यंग और सो कॉल्ड हेल्दी दिखने वाले लोगों में भी हैं जिन्हें वो पकड़ सकते हैं कि नहीं, हम भी हार्ट पेशेंट हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। यदि आपके माता पिता या भाई बहनों में किसी को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए और रेगुलर रूप से आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जो हेरिडिटरी से काफ़ी असर पड़ता है। यदि माँ बाप में डिजीज़ है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से उनकी डेथ हुई है यंग एज में, तो संभावना है कि उनके जो संतानें हैं उनमें भी ये बीमारी जल्दी ही हो सकती है। दूसरा, फिर आप अपनी लाइफस्टाइल को देखें। यदि आप स्मोक करते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है, और आपने जिसका व्यक्ति का वर्णन किया वो तो एक्सरसाइज वगैरह करता है, परंतु यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रेसफुल है, एडिक्वेट स्लीप नहीं है, खाने पीने में आप बद परहेजी करते हैं, एक्सेस वेट है, तो उस कंडीशन में भी आपको रेगुलर प्रिवेंटिव चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। किस एज में चेकअप करा लेने चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि टीन एज में भी हार्ट इश्यूज दिख रहे हैं, तो क्या आइडियल एज है और कौन से टेस्ट बेसिक हैं जो किसी को कराने चाहिए? बहुत इन जनरल जो रिकमेंडेशन है वो 40 साल की बाद की उम्र के हैं, परंतु जैसे मैंने कहा यदि बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं तो 30 की बाद भी आप इस चीज़ के बारे में कंसीडर कर सकते हैं।
क्या कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट हैं जो लोगों को जनरली रिकमेंडेड हैं कि ये करा लिए जाए? में अपने आप कराने से अच्छा है कि आपको एक फिजिशियन या एक कार्डियोलॉजिस्ट को इस एक बार कंसल्ट करना चाहिए और वो एक आपको देखने सुनने के बाद जो टेस्ट एडवाइज करें आपको फॉलो करने चाहिए। इस हार्ट के मॉडल पे आते हैं। इसमें जो हम देखते हैं एओर्टा, जिसको कहा जाता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये सप्लाई चेन है, इसमें अगर ब्लॉकेज आती है तो क्या विकल्प बचते हैं किसी इंसान के पास और क्या उसके रास्ते हैं? एओर्टा में जो मुख्य तौर पे बीमारियां होती हैं वो ब्लॉकेज से ज़्यादा दूसरे प्रकार की बीमारियां होती हैं। एओर्टा में ब्लॉकेज सिर्फ कुछ ही प्रकार की बीमारियों में होती है और वो काफ़ी रेयर होती है, परंतु जो कॉमन बीमारियां होती हैं दो प्रकार की बीमारी होती है। एक तो जिसको हम कहते हैं कि एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। एन्यूरिज्म में एओर्टा की साइज, अपनी साइज जो कि करीब 3 सेंटीमीटर होती है, उससे काफ़ी बड़ी हो जाती है। एन्यूरिज्म का नुकसान ये होता है कि ये कभी भी बाद में फट सकती है। तो ये फूल जाती है? ये फूल जाती है और ये फट सकती है और वो करीब करीब जानलेवा होती है। तो ऐसा कब और क्यों होता है? दो कारण हैं उसके भी। एक तो कारण ये है कि जो एओर्टा की जो वॉल है उसमें इनहेरेंटली कोई ना कोई जो गड़बड़ है जिसके कारण वो कमज़ोर है। दूसरी, यदि ब्लड प्रेशर बराबर बढ़ा हुआ है तो वो उन मरीजों में भी एओर्टा के फूलने का और एन्यूरिज्म फॉर्मेशन का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसे मरीजों का इलाज क्या है? ऐसे मरीजों को फिर वही चीज़ है कि शुरुआत प्रिवेंशन पर एक तो ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ब्लड प्रेशर का एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए। और यदि डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो जाती है, आजकल इमेजिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसमें इकोकार्डियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी की सुविधा है, जिसमें यदि हो जाए तो तुरंत एक स्पेशलिस्ट सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके उसका इलाज का प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे मरीज किस तरह के लक्षणों के साथ आप तक पहुंचते हैं, या वो आमतौर पर इमरजेंसी में आने वाले मरीज होते हैं? ज़्यादातर मरीज भारत में तो इमरजेंसी में लैंड करते हैं। जब वो कोई न कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें हो जाता है तो वो इमरजेंसी में आते हैं, जिसमें तेज़ दर्द होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और या फिर उनकी अपनी वो कॉन्शियसनेस खो देते हैं, हाथ पैर में किसी में लकवा मार जाता है, तो वो इस प्रकार के सिम्टम के साथ इमरजेंसी में आते हैं। अन्यथा छाती में भारीपन की शिकायत है या थोड़ी बहुत सांस फूल रही है या आवाज़ में कोई बदलाव आया है तो भी वो एन्यूरिज्म के पेशेंट हो सकते हैं। तो इन लक्षणों को भी सीरियसली लेते हुए एक बार स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेने की आवश्यकता होती है। इलाज के तौर पर सर्जरी ही विकल्प होती है या दवाओं से भी काम होता है इसमें? दवाओं का रोल नहीं होता, परंतु इंडोवेस्कुलर, जिसको आजकल हम स्टेंटिंग कहते हैं, एओर्टा में बहुत सारे कंडीशंस में स्टेंटिंग सक्सेसफुल की जा सकती है, जिसमें कि कुछ देर का काम होता है और मरीज अगले दिन ही घर जा सकता है। उसमें इतने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं एओर्टा की जिसमें कि ऑपरेशन की ही आवश्यकता पड़ती है। अभी आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देख रहे हैं, किस उम्र में जाके बाईपास सर्जरी के मरीज ऑन एन एवरेज ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, ये अब आप कहें तो 2 डिकेड में मैं ये देख रहा हूँ। पहले हम देखते थे कि बाईपास के लिए मरीज साधारणतः 50 साल से बड़ी उम्र के लोग आते थे, पर अब वो उम्र धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अब 30 साल के मरीज को देखकर भी हमें आश्चर्य नहीं होता। तो 30 से 40 के भी मरीज आते हैं और 40 से 50 के तो काफ़ी कॉमन हो गए हैं। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शब्द को अक्सर सुनते हैं और हार्ट हेल्थ के केस में उसे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो डॉक्टर चौधरी, ये हार्ट हेल्थ के मामले में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को क्या उम्र के हिसाब से बांटा जाना चाहिए, और वो क्या होती हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, सारे शरीर के जो वेलबींग के लिए हैं और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में जो कंसर्निंग हार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टोबैको किसी भी फॉर्म में आप उससे दूर रहिए, चाहे चबाने की तंबाकू हो या पीने की तंबाकू, किसी भी फॉर्म में। कुछ लोग कहते हैं कि हम हुक्का पीते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होता, ये सब मिथ हैं। तंबाकू किसी भी फॉर्म में शरीर में जाएगी तो नुकसान करेगी, तंबाकू से दूर रहिए। स्ट्रेस को ज़िंदगी में कम करिए। एडिक्वेट मतलब उचित घंटे की स्लीप को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। खाने पीने में ज़्यादा तेल, चिकनाई और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहिए। होल अनाज, जो होल ग्रेन्स हैं और फल
फल फूल सब्जी को, सैलड्स को अपने डाइट में शामिल करिए। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट है एक रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करिए। 35 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक जिसमें आपको पसीना आए, वो बहुत ही ज़रूरी है। नमक का कितना बड़ा रोल है दिल की सेहत के लिए, और कितने नमक को इंसान को ज़्यादा नमक मानना चाहिए? नमक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन डाइट का। हम वेस्टर्न डाइट के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा नमक खाते हैं। नमक की इनटेक और ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट रिश्ता देखा गया है, इसलिए यदि नमक हम अपनी डाइट में कम से कम रखेंगे तो ब्लड प्रेशर बेहतर रहेगा और पूरी तरह से ये हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। टोटल इनटेक 5 ग्राम तक का यदि सॉल्ट हम रोज़ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें मिला के, तो वो एक एवरेज आदमी के लिए सफिशिएंट होता है। एक ऑब्जर्वेशन ऐसे लोगों की जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, थोड़ी बहुत शराब पीते हैं, वो अक्सर ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स अपने पक्ष में दिखाते हैं कि थोड़ी बहुत अल्कोहल तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है। आपकी क्या राय है? सिर्फ अल्कोहल को इन आइसोलेशन में मत देखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अल्कोहल ले रहा है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई चखना होगा, नमकीन होगा, फिर उसकी संगति कैसी होगी, फिर किस वातावरण में वो बैठेगा। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर जो हम सोचते हैं कि अल्कोहल अकेले लेने से हार्ट के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, परंतु सारी उन चीज़ों को यदि हम कंसिडर करें तो ये फिर एडवर्सली ही इफ़ेक्ट करता है। इसलिए अच्छा होगा दूर रहें, परंतु यदि आप कंट्रोल में थोड़ी बहुत जो बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी पर लेते हैं और बाकी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसके बारे में मेरे ख्याल से सोशल उसका इम्प्लीकेशन ज़्यादा है मेडिकल इम्प्लीकेशन की बजाय। जी, तो अगर हम उसे क्वांटिफाई कर पाएँ, कितनी कम कम मानी जाएगी और कितनी ज़्यादा मानी जाएगी? मुझसे पूछें तो कम का मतलब ये है कि 0 क्योंकि मैं अल्कोहल इंटेक को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैंने कहा ना कि ये अपने आप में इन आइसोलेशन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी उन परिस्थितियों को क्रिएट करती है जिसमें कि हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जोड़ देते हैं, जिनसे ज़िंदगी में स्ट्रेस भी बढ़ता है, हमारी सॉल्ट इंटेक भी ज़्यादा होगी, स्ट्रेस भी होगी और दूसरी प्रकार की बीमारियों को भी हम न्योता देते हैं। बिल्कुल, WHO ये कहता है कि आप अगर दिन में 5 ग्राम या उससे भी कम नमक खाते हैं, अब उसे और घटाकर 3 ग्राम कर दिया गया है, यानी एक छोटी चम्मच में जितना नमक आता है उससे भी कम नमक आपको पूरे दिन में खाना है। उसमें आपके अचार में जो नमक है, आपकी चटनी में जो नमक है, पापड़ में जो नमक है, वो भी शामिल कर लीजिए। कुल मिलाकर 3 ग्राम से कम को आपकी सेहत के लिए अच्छा बताया गया है। जहाँ तक तनाव की बात है तो किसी शायर ने कहा है, आओ बताऊं तुम्हें सेहत का राज़े ख़ास, खुश रहकर तुम हिफाजत सेहत किया करो, मालूम हो रही हो अगर खून की कमी, हफ्ते में एक बार मोहब्बत किया करो। यानी तनाव को कम से कम रखिए और खुश रहिए, आपकी दिल की सेहत के लिए यही काफ़ी रहेगा। दिल की सेहत के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी नींद डॉक्टर साहब पर्याप्त मानी जानी चाहिए? कुछ लोग 4 घंटे को भी पर्याप्त मानते हैं और कुछ को 14 घंटे कम पड़ते हैं। नींद डिपेंड करती है कि आपकी उम्र क्या है और आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी है। यदि एडल्टहुड की मैं बात करूं 30 साल से 50 साल के बीच में, तो 6 से 7 घंटे की स्वस्थ नींद, गहरी नींद जो है वो आवश्यक है। परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये नींद की आवश्यकता कम होती जाती है। तो जो व्यक्ति 60 से ऊपर हैं, वो यदि 5 घंटे भी सो के अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं तो उनके लिए वो भी ठीक है। तो ये मरीज का अपना असेसमेंट और उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए नींद के आवर्स डिफाइन करने चाहिए। बिल्कुल, और अगर 60 साल का व्यक्ति 5 घंटे सोकर तरोताज़ा महसूस कर रहा है तो मान ले कि हेल्दी है। अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए, अपनी ओवरऑल सेहत का ख्याल रखिए। फिलहाल नमस्कार।